गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 8 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज की न्यूज़ करेंगे, फिर करेंगे हम लोग सैनिटेशन वर्कर्स यानी कि जो हम लोग स्कैवेंजर्स की बात करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, उसके बारे में आज का जो है एक्सप्लेनर सेक्शन है उसको देखेंगे। पार्लियामेंट्री सेशन, क्योंकि बजट सेशन अभी ओवर हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग बजट सेशन के बारे में या फिर थोड़ा सा आप ये कहें कि ओवरऑल जो है पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में बात करेंगे। हैकिंग बाय द चाइनीज़ इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में और लद्दाख के अंदर कुछ हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर चाइनीज़ हैकर्स ने अटैक किया है। तो थोड़ा सा आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। 2+2 डायलॉग यूएसए के साथ हम लोग कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं। कई बार से हम लोग इस न्यूज़ को पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीटेड न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनके लिए न्यूज़ बिल्कुल नया हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि बजट अभी ओवर हुआ है तो निर्मला सीतारमैया जी ने इस बारे में कुछ बात की है कि हम लोग इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर में जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में छोटा सा आर्टिकल है। इंडिया, यूएसए और रशिया बेसिकली एक इंटरव्यू है और इंटरव्यू में क्या होता है ना, वो एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाते हैं। तो आज हम लोग 2 एक्सपर्ट्स लोगों को जिनको बुलाया है, जो जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास रहने वाले हैं। दोस्तों एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कि देखिए वैसे तो हम लोग कल इसको नहीं कर पाए थे, शायद टाइम की कमी थी हमारे पास, लेकिन कल जो है वो रविशंकर जी का बर्थडे था और एक बहुत ही जाने माने और भारत रत्न भी हैं भैया। 1999 में भारत रत्न मिला था। एक बहुत ही जाने माने सितार बजाते थे ये म्यूजिशियन, बहुत बड़े इंटरनेशनल म्यूजिशियन हैं और बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स जैसे बीटल्स हो गया, उनके साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है यूएसए में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। कल इनका बर्थडे था, कल हम इसको नहीं कर पाए तो सोचा आज आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ सबसे पहले पाकिस्तान से आती है। हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं। बेसिकली बात ऐसी है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब नो ट्रस्ट, जिसे हम लोग इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, वहाँ के डेप्यूटी स्पीकर ने उसको कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे नो ट्रस्ट मोशन नहीं हो पाया था। तो लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे जो डेप्यूटी स्पीकर ने ये जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए वहाँ पे दोबारा से अभी नो ट्रस्ट वोट किया जाएगा। पाकिस्तान में दोबारा से नो ट्रस्ट वोट किया जाएगा। इसी के बारे में छोटी सी न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम द राइट्स काउंसिल। अरे भैया, ये हम लोगों ने कल बात किया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, राइट, ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर वोट किया जाना था और वो वोट जो है किसके लिए किया जाना था, वो किया जाना था रशिया के लिए, क्योंकि रशिया ने अभी जो कर रहा है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में खासकर जो वहाँ पे सिटी है, कीव के पास में सिटी पड़ती है बुचा, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। कई सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं, मास ग्रेव्स वहाँ पे मिली हैं, जिसके अगेंस्ट में यूएसए ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में रेजोल्यूशन पास किया था और वो चाहते थे कि रशिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाए। फाइनली उसको बाहर निकाल दिया गया है, तो रशिया इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल अंडर यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने तो वही किया जो इंडिया पहले करता आया है, इंडिया ने उसको कर दिया है अब्सटेन। इंडिया ने कहा है कि भैया आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की। देखिए ऐसा होता है ना कि जब भी अगर आपको वहाँ पे कोई भी एक्शन लेना होता है तो आप उसको अपनी आर्गुमेंट बताते हो। हर कंट्री को ये करना पड़ता है। अगर आप उसको सपोर्ट लेते हो, अपोज करते हो, खासकर अगर आप अब्सटेन रहते हो तो आपको बताना पड़ता है कि आपने ये स्टेप क्यों लिया है। इंडिया ने कहा है कि रशिया को बाहर निकालने के लिए ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता। और ड्यू प्रोसेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहाँ पे अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसीलिए हमने कहा कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन होता, कोई कमीशन बैठता, अगर वो कंक्लूजन निकालता कि रशिया ने एक्चुअली में वहाँ पे ऐसा कुछ किया है, तो डेफिनेटली फिर हम लोग उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर सकते थे, लेकिन अभी इंडिया ने नहीं किया है। तो यही है आपका ह्यूमन राइट के बारे में। और यूएसए के बारे में आपको बता दूं कि यूएसए ने भी
अभी रिसेंटली ही इसको ज्वाइन किया है। एक्चुअली पहले यूएसए इसका मेंबर हुआ करता था, लेकिन ट्रंप भाई साहब के आने के बाद यूएसए से बाहर चला गया था। अभी बाइडेन के आने के बाद रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया हमेशा से इसका पार्ट था, लेकिन हाँ प्रेजेंटली है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी न्यूज़ थी, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को लेकर। बार बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने ये टॉपिक पहले नहीं किया है वो इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात ऐसी है कि इंडिया में जो 1920 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नए एक्ट के थ्रू, जिसमें हम लोग जो क्रिमिनल्स होंगे या फिर जो डिटेनीज होंगे या फिर उन ऐसे लोगों के जो है रिकॉर्ड लिए जाएंगे। पहले उनका सिर्फ फिंगरप्रिंट लिया जाता था और फुटप्रिंट लिया जाता था। अब हम उनका आईरिस स्कैन भी लेंगे, है ना, उनका बायोमेट्रिक डेटा भी लेंगे, उनका ब्लड सैंपल भी लेंगे। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी इवॉल्व हो गई है तो हम लोगों ने भी नए एविडेंस यहाँ पे किया है। अपोजिशन का कहना था कि ये सब का सब जो भी हो रहा है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, लेकिन सरकार के ना कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2022 का समय है तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है। बस वो टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए बार बार हम लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, चाइनीज़ हैकर ग्रुप्स कंटिन्यू टू टारगेट। ये थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता के चलता हूँ। देखिए, हुआ ऐसा कि खासकर लद्दाख वाले रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हमारे जो भी पावर प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे चाइना अटैक कर रहा है। हालांकि चाइना पूरे ऑल ओवर इंडिया अटैक कर रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। तो एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है ग्रुप 38। ठीक है, इस ग्रुप 38 के अंडर में जो है एक ये ऐसा ग्रुप है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, थ्रेट एक्टिविटी बताता है कि भैया कितनी चीज़ों को कितना थ्रेट है। तो उनका कहना है कि चाइना लगातार इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करता रहता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जैसे रेलवे स्ट्रक्चर हो गया या फिर आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, आपके थर्मल पावर प्लांट हो गए, उन सबको हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसकी वजह से उस पूरी कंट्री के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहले भी इस तरह के अटैक होते थे, लेकिन गलवान वैली के बाद जब से हुआ उसके बाद ये अटैक इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलता हूँ कि इंडिया की सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हुए हैं साइबर अटैक को टैकल करने के लिए। कुछ एक दो आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने एक साइबर जो है सुरक्षा भारत इनिशिएटिव लिया है, साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव, ये थोड़ा बहुत मैं आपको साइड स्लाइड में भी आपको दे दूंगा, आपको वहाँ से भी देख लेना। ये हम लोगों ने अभी लेटेस्ट 2018 में ही इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मेंबर होते हैं वो मिलके जुल के काम करते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक साइबर स्वच्छता केंद्र भी है, साइबर स्वच्छता केंद्र। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने 2017 के अंदर ही ये इनिशिएटिव लिया था। उसके अलावा सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि कई ऐसे इंटरनेशनल भी इनिशिएटिव हैं जो हम लोगों ने लिए हैं और हम उसका पार्ट है। किसी का पार्ट नहीं भी है, किसी का पार्ट है, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में इंटरनेशनल इनिशिएटिव के बारे में लिखना है तो हमेशा आपको बुडापेस्ट के बारे में ज़रूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुडापेस्ट की जो कन्वेंशन है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, जो वो थ्रेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन एक्चुअली 2004 में एनफोर्स हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो बुडापेस्ट का पार्ट नहीं है। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कन्वेंशन का पार्ट इंडिया नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बुडापेस्ट कन्वेंशन का पार्ट इंडिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट भी है, जिसमें दुनिया भर की जो स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं साइबर थ्रेट को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, वो आपस में कोऑपरेट करती हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव वगैरह थोड़े बहुत आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए है, यूक्रेन और एनाटमी ऑफ इंडियाज़ न्यूट्रलिटी। इसको बार बार करके कोई फ़ायदा नहीं। तो इन्होंने बेसिकली यही बात बोली है कि जो नेहरू जी की जो पॉलिसी थी, जिसमें हम लोग किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं थे, बेसिकली नॉन अलाइनमेंट का पार्ट थे, उसी के बारे में इसमें बात की गई है कि कैसे वो पॉलिसी आज भी हमारी हेल्प कर रही है, उसके बारे में ही है। अगला जो आर्टिकल है वो है इंडियाज़ पोजीशन ऑन द रशिया अफेक्टिंग इट्स रिलेशन विद द यूएसए। ये थोड़ा सा हम लोगों को इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा और इस इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा।
इसी के साथ साथ मिलती जुलती एक और न्यूज़ है 2+2 डायलॉग। तो अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन दोनों ने विजिट किया है यूएसए के अंदर, क्योंकि हम लोग 2+2 डायलॉग उनके साथ करने वाले हैं। 2+2 डायलॉग के बारे में आपको पहले से पता ही है। देखिए कहाँ गया हमारा आर्टिकल, ये रहा है ना। 2+2 डायलॉग का मतलब ये होता है कि जब दोनों देशों के मिनिस्टर्स आपस में मिलकर बात करते हैं। देखिए 2+2 डायलॉग ना 2 लेवल पे हो सकता है। एक होता है सेक्रेटेरिएट लेवल, जिसमें उनके सेक्रेटरी आपस में मिलते हैं। एक होता है मिनिस्ट्रियल लेवल, जिसमें मिनिस्टर्स मिलते हैं। तो जो मिनिस्ट्री लेवल के 2+2 डायलॉग होता है ना, वो ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। लेकिन सेक्रेटरी लेवल वाला इतना स्ट्रेटेजिक नहीं होता। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने पहली बार मिनिस्ट्रियल 2+2 किया है। इससे पहले सेक्रेटेरिएट तो हम लोग कर रहे थे, जापान के साथ कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे थे, रशिया के साथ कर रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री लेवल पे यूएसए के साथ हम लोगों ने पहली बार किया है। जब मिनिस्ट्री लेवल पे 2+2 डायलॉग होता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री अभी सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनर नहीं है, अभी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लो डिप्लोमेटिक है ना, एनवायरमेंटल, डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, हम लोग आपस में हर चीज़ पे अलाइन करते हैं। थोड़ा सा बेसिकली ये होता है ना कि पहले हमारी दोस्ती होती है, फिर रिश्तेदारी होती है। तो ये जो 2+2 होता है ना, वो रिश्तेदारी होती है। इससे पहले जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे 2+2 होता है, वो एक दोस्ती होती है। तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बेसिकली बदलने की यहाँ पे बात कही गई है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है गति शक्ति के। हालांकि इसी से 2+2 डायलॉग से मिलता जुलता आर्टिकल हमारे पास ये भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं भैया। एक हैं लीजा कर्टिस हैं, ये सीनियर फेलो डायरेक्टर हैं इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में। तो यूएसए से बिलोंग करती हैं और वहीं के व्हाइट हाउस में सेनेटर भी रही हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारे सैयद अकरूबुद्दीन जी हैं, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो दोनों बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं और इन्होंने अपनी राय रखी है इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बारे में। हालांकि लूजा कर्टिस जी हैं और अकरूबुद्दीन जी जो हैं, वो कई सारे मुद्दों पे एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं यहाँ पे। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि अकरूबुद्दीन जी ने जो है बार बार जो है कर्टिस को उनको डांट, बेसिकली इनडायरेक्टली डांट लगाई है। उन्होंने बेसिकली वो कह रहे हैं कि यार यूएसए इतना हमें इग्नोर नहीं कर सकता। कर्टिस जी कह रहे हैं कि नहीं देखो, इंडिया की जो प्रेजेंट पोजीशन है हम उसको समझते हैं, लेकिन इंडिया को अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोनों के बीच में बेसिकली अच्छी खासी नोकझोंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन आर्टिकल को पढ़ोगे। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की नोकझोंक होती है, तो वो किस तरह से डिप्लोमेटिक वे में आंसर करते हैं। डायरेक्टली आंसर नहीं करते हैं कि अरे इंडिया तो रशिया को हेल्प कर रहा है, इंडिया ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, इंडिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगाएंगे। नहीं, ऐसी जो बातें होती है ना, वो घुमा फिरा के की जाती हैं। तो इस आर्टिकल से आपको देखने को मिलेगा किस तरह से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ होती है। देखिए तो जो इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने अभी इंडिया में कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस एंड द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इंडिकेटिंग दैट इंडिया इज टेकिंग अ न्यूट्रल पोजीशन, इज दैट हाउ इट इज़ बीइंग परसीव्ड। तो उनसे जब सवाल पूछा गया लीजा जी से, तो कि भैया हम इंडिया वाले बार बार कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। पहली बात तो ये। तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि देखिए, इस समय इंडिया जो पोजीशन ले रहा है वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन है, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। इंडिया और यूएसए की जो दोस्ती है वो 25 साल से ज़्यादा गहरी है, लेकिन इंडिया जो इस तरह का स्टैंड ले रहा है उसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना को जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को समझता है कि इंडिया जो पोजीशन ले रहा है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ऐसा लीजा ने कहा है। तो हुआ क्या, एक तरफ उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम लोग इंडिया से नाराज़ हैं, दूसरी तरफ ये भी बोल दिया कि हम इंडिया की पोजीशन को समझते हैं। ये होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अब उसी सवाल के जवाब में अकरूबुद्दीन जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इंडियाज़ पोजीशन इज इवॉल्विंग। कैसे? अगर आप शुरुआत में देखोगे, देखिए 24 फरवरी को अटैक हुआ था यूक्रेन के ऊपर। उस समय तक इंडिया रशिया का कहीं पे भी डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा था, रशिया कहीं पे भी ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहा था।
रशिया कहीं पे भी सोवरेनिटी की बात, इंडिया कहीं पे भी सोवरेनिटी की बात नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आज देखोगे आप, आज इंडिया इनडायरेक्टली इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है। हम लोग इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया अभी पहले की स्टेटमेंट में और अभी की स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले इंडिया पूरी तरह से न्यूट्रल था, रशिया का नाम हम लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन आज हम लोग इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं। तो अकबरुद्दीन जी का कहना है कि भैया थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, इंडिया अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। हालांकि हम लोग कंप्लीटली रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया पहली बार ये न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है। उन्होंने प्रीवियस एग्जांपल दिए, 1956 में हंगरी में भी ऐसा ही हुआ था, तब भी हम लोगों ने सेम स्टैंड लिया था। चेकोस्लोवाकिया में भी हुआ था, अफगानिस्तान में भी 1979 में हुआ था, तब भी हम लोगों ने न्यूट्रल स्टैंड लिया था। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान वाले केस में हम लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनका कहना है कि भैया इंडिया की यही एक पॉलिसी है, ठीक है, पहली बार इंडिया इस पॉलिसी को नहीं अपना रहा है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि यार ये तो यूएसए का डबल स्टैंडर्ड है, कैसे, मतलब ये तो दोगलापन है, कैसे? देखो, यूएसए कह रहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और अभी इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल परचेज कर रहा है। ठीक है, आपने बात मान ली और आप इंडिया के इस एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करता है। यूरोपियन यूनियन उनसे जो है गैस भी इंपोर्ट करता है, उनके ऊपर आप सैंक्शंस नहीं लगा रहे हो। जबकि इंडिया का तो शेयर सिर्फ 1% से भी कम है, इंडिया को आप गाली दे रहे हो। यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है वो 40% है, उनको आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। क्या ये यूएसए का दोगलापन नहीं है? क्या ये यूरोपियन कंट्रीज़ का दोगलापन, हिपोक्रेसी नहीं है? इंडिया के 1% से भी उनको दिक्कत है, यूरोप के 40% से भी उनको दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनसे कड़वा सवाल है। देखिए, अब बात इसमें माननी पड़ेगी, क्या बात है। देखिए, इस बात पे जो लीजा जी है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई। अब इतना कड़वे सवाल पूछोगे तो बैकफुट पे तो आएंगे ही। उन्होंने कहा देखो, हम लोग इंडिया की पोजीशन को समझते हैं। देखिए, खास लिखा हुआ है, द यूएस अंडरस्टैंड दैट इंडिया स्टिल रिलाइज ऑन द रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट। अब बैकफुट पे आ गई तो उनकी स्टेटमेंट देखिए, लैंग्वेज देखिए कैसे चेंज हो गई है। कहने लगी कि यूएसए इंडिया की पोजीशन को समझता है, यूएसए इंडिया की मजबूरी को समझता है। हम समझते हैं कि इंडिया का 60 से 70% जो मिलिट्री नीड्स है पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इंडिया का जो है चाइना से लगातार थ्रेट बना हुआ है। तो उस केस में अगर इंडिया न्यूट्रल पोजीशन अपनाता है तो हम उस बात को समझते हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो है वो रशिया से अगर डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदता है, ये भी एक बैड सिग्नल है। कैसे? देखो, ये बैड सिग्नल इसीलिए है दोस्तों क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन रशिया से ऑयल खरीदता है, ये इसकी मजबूरी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास दूसरी अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इंडिया अगर डिस्काउंटेड रेट पे खरीदता है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, तो ये इंडिया की मजबूरी नहीं है, ये इंडिया जानबूझकर कर रहा है। यूरोप अभी फ्यूचर में रशिया से अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को 100% कम करेगा, ये यूरोप को रियलाइज़ हो गया है इस बात का। लेकिन इंडिया जो है इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि दोनों की पोजीशन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इंडिया कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिसकी वजह से सैंक्शंस को जो है आप सरकमवेंट कर सको। जैसे अभी देखो, उनके बैंकों के ऊपर तो बैन लगा दिया गया है, कई सारे बैंकों के ऊपर तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है। इंडिया क्या कर रहा है, अभी तो हम लोगों ने किया नहीं है, ऐसा सिग्नल आ रहे हैं कि हम लोग शायद जो है रूबल और रूपी में ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजा जी का कहना है कि भैया ये देखो गलत स्टेप है, ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए। वहीं इस सवाल के जवाब में अकबरुद्दीन जी ने क्या कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा, देखो हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं। दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। और यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं।
जो भी यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं, वो कहीं पे भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते। तो भैया आप अपनी मर्जी से सैंक्शन लगा रहे हो, तो हम उसमें क्यों पार्टिसिपेट करें? हाँ, अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू लगते तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर ऑयल का प्राइस महंगा हो जाता है तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाती है, और इंडिया इन्फ्लेशन को अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भैया अमीर कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर प्रेशराइज मत कीजिए कि आप तेल मत खरीदो। हम तो खरीदेंगे भैया, हमें तो अपनी इन्फ्लेशन को यहाँ पे काबू में करना है। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने पास्ट में जितने सैंक्शंस रहे थे उन सभी को फॉलो नहीं किया। जब जब इंटरनेशनल जो है रूल फॉलो होता है, इंडिया हमेशा उन सैंक्शंस को फॉलो करता है। ईरान के केस में हम लोगों ने यही किया, वेनेजुएला का केस में भी हम लोगों ने यही किया। इंडिया ने सैंक्शंस को फॉलो किया। ईरान से और वेनेजुएला से आने वाले ऑयल का इंपोर्ट को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। तो जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और अगर वो इंटरनेशनल रूल को फॉलो करेंगे तो हम 100% उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप यूनिलैटरली अपनी मर्जी से लगाओगे तो भैया हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। ऐसा करुद्दीन जी ने कहा, मतलब इतना ज़बरदस्त जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि भैया आपने सैंक्शंस लगाए, आप फॉलो करो, हमारे ऊपर भैया क्यों फोर्स कर रहे हो, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इनका ये भी कहना है कि इंडिया ने जो पोजीशन लिया है, क्या ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को आपस में बिगाड़ सकता है? क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या जो 2+2 डायलॉग हम लोग करेंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसके केस में भी दोनों ने जो है वो एक न्यूट्रल सी पोजीशन रखी है। लीजा जी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है काफ़ी गहरे हैं, दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। इंडिया का जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो क्वाड हमारा है, चाइना एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे है, उसको लेके इंडिया की हेल्प बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इंडिया जो है आज के समय में इंडो पैसिफिक में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इंडिया की रशिया के ऊपर कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अमेरिका, रशिया और इंडिया के रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, बेसिकली ऐसी उन्होंने कहा है। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू था, इतना समय मैंने सोच नहीं रहा था उसको दूंगा, लेकिन भावनाओं में बह के थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय दे दिया। फिर भी आपसे मैं एक सजेशन दूंगा कि आप उसको जाके ज़रूर अलग से पढ़ें। देखिए, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो, क्योंकि बजट सेशन ख़त्म हुआ है कल, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है 2 प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम लिया है, गति शक्ति और पीएलआई। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते जाओगे, उतनी ही ज़्यादा सरकार आपको सब्सिडी या सरकार आपको इंसेंटिव देती जाएगी। तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए और कंसेशन लीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, डिस्काउंट का मजा लीजिए, उसे कहते हैं पीएलआई। एक हमारे पास स्कीम है गति शक्ति। देखिए, गति शक्ति के लिए यहाँ पे एक स्लाइड मैंने डाला हुआ है। गति शक्ति जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गति शक्ति का ये जो टारगेट है हमारा, कि हम लोग जो है इंडिया की इकोनॉमी को, मतलब 100 लाख करोड़, भैया पता नहीं कितने जीरो इसमें आते हैं, 100 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का एम है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी अपनी इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन करनी है। बेसिकली वैसे टारगेट तो 2025 का है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा। देखिए, गति का मतलब होता है दोस्तों फास्ट, स्पीड। शक्ति का मतलब होता है पावर। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, हमारा लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा, लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा तो लॉस कम होंगे, और लॉस कम होंगे तो जीडीपी इंप्रूव करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्चुअली क्या हुआ कि 7 ऐसे एरिया है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अभी होता क्या है, इन सब के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। तो सरकार ने क्या कहा, हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोग 60 मिनिस्ट्रीज को आपस में कंबाइन करेंगे।
अभी एक ही पोर्टल बनेगा, एक ही वेबसाइट बनेगा। अगर मान लो रेलवे वालों को, रोडवे वालों का कोई प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है तो आराम से वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो जितनी भी मिनिस्ट्री हैं वो आपस में एक दूसरे के काम को मॉनिटर कर सकती हैं, देख सकती हैं, जांच पड़ताल कर सकती हैं, जिससे काम जो है वो फास्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम हैं ऐसे जिसको हम लोग यहाँ पे मर्ज करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला है, इनलैंड वाटरवेज है ना, उड़ान स्कीम है। हम क्या करेंगे, इन सभी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे काम जो है बहुत फास्ट तरीके से होगा। और भी कुछ इनिशिएटिव हैं जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 4G कनेक्टिविटी करनी है, गैस पाइपलाइन को बढ़ाना है, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अब उसका कितना बेनिफिट होगा नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन कोविड के चलते एक्चुअली इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो हो गई है, क्योंकि 2 साल से तो हमारी इकॉनमी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। अभी भी हम लोग प्री पेंडेमिक लेवल की इकॉनमी पे भी नहीं पहुँचे हैं। तो 2 साल तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो गए लगभग, है ना। तो थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया, लेकिन लेट्स होप कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बनाने की भी बात कही है। एक बनेगा तमिलनाडु के अंदर, दूसरा बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं आज के बजट सेशन की बात करते हैं। बजट सेशन क्योंकि ओवर हो गया है फाइनली, और इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। बजट सेशन जो पेश किया गया था वो किया गया था फरवरी 1 को, और 31 जनवरी को क्या किया गया था, 31 जनवरी को नहीं, हाँ 31 जनवरी को, 31 जनवरी को किया गया था इकोनॉमिक सर्वे, और उसके एक दिन बाद जो है 1 फरवरी को किया गया था बजट। अब 12 फरवरी से लेके 13 मार्च के बीच में वो था ब्रेक था, जिसे हम लोग जो है ब्रेक कहते हैं। इसे रिसेस नहीं कहते, ब्रेक ही कहते हैं। बजट ब्रेक बोलते हैं बेसिकली इसको। होता क्या है, देखो, जब बजट पेश होता है ना, जब इसको इंट्रोडक्शन किया जाता है तो उसके बाद जो है 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। इस 1 महीने की छुट्टी में क्या होता है, वो उस बजट के अंदर जितने भी प्रपोजल्स वगैरह होते हैं वो हर डिपार्टमेंट को जाते हैं। हर डिपार्टमेंट उन प्रपोजल को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और अपनी रिकमेंडेशंस भेजता है। तो उसमें 1 महीने का समय लग जाता है। 1 महीने के समय के बाद वो दोबारा से पार्लियामेंट में हम लोग बैठते हैं और हर डिपार्टमेंट की डिमांड्स के ऊपर चर्चा करते हैं, उनके बजट के ऊपर बातचीत करते हैं, वोट करते हैं, तब जाके हम लोग बजट को पास करते हैं। वो थोड़ा सा बजट का प्रोसेस आपको पहले से ही पता है, तो उसमें कोई अलग से बताने की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे बेसिकली कितने सेशन होते हैं, 4 सेशन होते हैं। 3 सेशन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल परमानेंट सेशन होते हैं, और 1 सेशन जो है वो ऑप्शनल होता है। इन 3 सेशन में हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं, हमारे पास एक विंटर सेशन होता है, एक हमारे पास जो है वो मॉनसून सेशन होता है, और एक हमारे पास बजट सेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो बजट सेशन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे इन दोनों में से कौन सा जो है सेशन वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, और होता क्या है, पहले तो पार्लियामेंट को समन किया जाता है। समन का मतलब ये है कि सबको नोटिस मिलता है कि भैया आइए पार्लियामेंट को अटेंड कीजिए। तो हमारा जो आर्टिकल 85 है उसके तहत पार्लियामेंट्री सेशन को समन किया जाता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे 1-2 टर्म का यूज़ किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, जिसे बोला गया एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट। और एक और वर्ड का यूज़ किया गया है जिसे कहा गया है एडजर्नमेंट साइन डाई। ये आपके लक्ष्मीकांत में भी आपने पढ़ा होगा, साइन डाई। ठीक है, एडजर्नमेंट का मतलब होता है, देखिए दोनों एडजर्नमेंट का मतलब होता है ब्रेक, कि मतलब पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर ब्रेक आ गया, लेकिन दोनों के ब्रेक में फ़र्क होता है। जब आपको टाइम बताया जाता है कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जब टाइम बताया जाता है तो उसे एडजर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जब टाइम नहीं बताया जाता तो उसे एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई, जब टाइम नहीं बताया जाता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट के साइन डाई के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब लोकसभा डिसोल्व होती है, मान लो उसका आखिरी सेशन होता है, तो वो परमानेंट साइन डाई हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में कभी भी एडजर्नमेंट साइन डाई नहीं होता, क्योंकि एडजर्नमेंट वो राज्यसभा तो परमानेंट होती है, राइट। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है बेसिकली कि कब कौन सा सेशन होना चाहिए। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। सरकार चाहे तो बजट सेशन को आगे पीछे कर सकती है, हफ्ता 2 हफ्ता, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ज़रूर लिखा हुआ है कि साल भर में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। मतलब ये लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 सेशन तो मिनिमम होने ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है तीसरा सेशन हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मैंडेटरी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है जब सेशन आपका एंड हो जाता है, ठीक है, प्रोरोगेशन। और जब सेशन एंड होने के बाद वो दोबारा से फिर से मिलते हैं, जिसे रीअसेंबली कहा जाता है। तो प्रोरोगेशन के बीच में और जैसे मान लो आपका लास्ट डे है, तो लास्ट डे को प्रोरोगेट हो गया, अगली बार जब भी आप मिलोगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रीअसेंबली होगा, तो इसको कहा जाता है रिसेस। जैसे स्कूल में छुट्टी होती है ना, रिसेस जिसको बोलते हैं, तो ये भी एक रिसेस होती है। छोटी छोटी टर्म है, आपको लक्ष्मीकांत में अच्छे से इसको पता होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कंसर्न मेन है जो आपको बताने का है कि इन 3 सेशन के अलावा दोस्तों हमारे पास एक और सेशन होता है जिसे जॉइंट सेशन कहा जाता है, ठीक है। हम सबको पता है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए पहले वो या लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। पहले एक सेशन में वोटिंग होती है, फिर दूसरे सेशन में वोटिंग होती है। दोनों सेशन में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं तभी वो जाके जो है बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, एक्ट में पास होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। ऐसा होता है कई बार कि कोई बिल लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता। तो उस समय जो है वो जो है एक आपस में एक पोजीशन जो है वो लॉक हो जाती है, ठीक है, एक लॉक जैम हो जाता है, बिल पास नहीं हो पाता। तो उस केस में जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है दोनों ही हाउसेज में। तो उसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, फिर वोटिंग की जाती है दोबारा से। उसे हम लोग जॉइंट सेशन कहते हैं। जॉइंट सेशन को जो है कौन प्रेजाइड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसको स्पीकर ही प्रिजाइड करते हैं, ठीक है, स्पीकर। अगर बाई चांस मान लो स्पीकर नहीं हुए तो कौन करेगा, स्पीकर नहीं हुए तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और ये स्पीकर लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा में तो हमारे जो है चेयरमैन होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। तो उसके बाद इसको डेप्यूटी स्पीकर करेगा। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि अगर बाई चांस मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी अब्सेंट हुआ तो कौन उसको प्रिजाइड करेगा। ये सवाल जो है मेरा आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर आप दे दो मुझे। स्पीकर करेगा, नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होगा तो कौन करेगा, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। तो थोड़ा बहुत बजट सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ब्रेसिस फॉर द मोर शॉर्टेज। अब श्रीलंका के बारे में क्या ही बात करें, रोज रोज आपको पढ़ना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका के बुरे दिन अभी ओवर नहीं हुए हैं और भी बुरे दिन फ्यूचर में आने वाले हैं। एक आर्टिकल हमारे पास जो है जो कहता है कि हाउ मच मोर विल पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इन इंडिया। देखिए लगातार इंडिया के पेट्रोल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इनका कहना है कि भैया कब तक होगा, क्यों हो रहा है, बेसिकली सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे क्यों। देखिए जिस आर्टिकल के अंदर बताया गया है वो रीज़न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दिवाली के बाद इंडिया में जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कट कर दिया गया था, क्योंकि 5 स्टेट के अंदर अब देखिए होता क्या है ना, आपको ये भी पता है कि जो पेट्रोल डीजल होता है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो उसमें स्टेट जो है वो अलग से टैक्स लगाता है और सेंटर जो है वो अलग से टैक्स लगाता है ना। सेंटर जो है वो अलग से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट जो है अलग से वैट लगाता है, जिससे दोनों को इनकम होती है। तो दिवाली के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली थोड़ा सा कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ समय तक इनके प्राइस कम हो गए थे पेट्रोल और डीजल के। लेकिन समस्या जो है उसके बाद में शुरू हुई, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। देखिए लास्ट ईयर जो है सितंबर से नवंबर के महीने में सिर्फ 2-3 महीने के बीच में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 70 बैरल से बढ़ के 83 बैरल हो गया। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट के ऊपर तो पड़ेगा ही। दूसरी बात, अगर आप इस साल जनवरी और मार्च के बीच में देखो तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 77 बैरल से बढ़ के 102 बैरल हो गया, और मार्च की अगर आप बात करो तो 128 बैरल तक हो गया था। तो सीधी सी बात है भैया, जब इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट तो आपको नज़र आएगा ही आएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे टैक्स बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स हैं। कितने टैक्स है देखा को बताता चलूँ मैं। अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल खरीदते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप 27 रुपीज़ जो है सेंट्रल टैक्स पे कर रहे हो। 100 रुपये में सिर्फ 27% तो टैक्स हैं। अब आप जो है यहाँ पे 23-24 आप स्टेट का भी मान के चलिए, मतलब अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल परचेज कर रहे हो तो लगभग 35 से 40 रुपये आप सिर्फ टैक्स में पे कर रहे हो।
कुछ सेंटर को जाता है, कुछ स्टेट को जाता है। तो अगर ये टैक्स इंक्रीज होंगे तो प्राइस तो इंक्रीज होने ही वाला है। तो कई बार सरकार ने क्या किया, जैसे इलेक्शन से पहले सरकार ने किया था, हालांकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सरकार ने सेंट्रल जो टैक्स है थोड़ा सा कम कर दिया था, प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अभी सरकार ने वो चीज़ हटा दी है, तो सेंट्रल टैक्स को दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। वो थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये टैक्स इस समय बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 2014 की अगर आप बात करो तो 2014 में ये टैक्स की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 14% थी, आज जो बढ़ के 27% हो गई है। एक समय 30% भी हुआ करती थी, अभी सरकार ने इसको 2-3% कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक सरकार इस टैक्स को कम नहीं करेगी, देखिए अभी आने वाले समय में आप ये समझ लीजिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होने वाला है, इतना बैलेंस हो सकता है, और अगर कम भी होगा तो थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको तेल की कीमत कम करनी है तो आपको यहाँ पे पहले जो है टैक्सेशन कम करना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल उसके प्राइस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारी सरकार बहुत चालाक है, जब जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इंक्रीज होता है तो सरकार यहाँ पे दाम बढ़ा देती है, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जो है वो क्रैश होता है तो सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं करती, क्योंकि उससे सरकार को आमदनी होती है। तो आज के समय में जो ऑयल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो सरकार के रिवेन्यू का बहुत बड़ा एक सोर्स है। सरकार का कहना है कि मेरा करना ये मजबूरी है, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगा रहा हूँ, वैक्सीनेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मुझे यहाँ से पैसा आएगा। उसके अलावा जो गरीब कल्याण योजना है या जो ई श्रम पोर्टल पे हम लोग दे रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह, वो सब है ना, वो सब का पैसा कहाँ से आएगा? वो सब का पैसा भी जो है पेट्रोल और डीजल से ही आएगा। ऐसा सरकार का आर्गूमेंट है कि इसीलिए मैं अपने टैक्स को कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो कितना उसमें आर्टिकल में दम है कितना नहीं है वो आप अपने खुद से सोच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल रहेगा वो रहेगा द मैनिकल्स ऑफ द कास्ट इन द सैनिटेशन वर्कर। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको। हाँ, ये रहा, देखिए सैनिटेशन वर्कर का बेसिकली इस आर्टिकल में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है स्कैवेंजर्स के ऊपर। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे की लैट्रिन को साफ करता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पे, that dehumanizing the practice of the manual removal of the human excreta। ह्यूमन वेस्ट को आप निकालते हो, लैट्रिन के गड्ढे को साफ़ करते हो, सीवरेज में कूदते हो, छलांग लगाते हो, उसको साफ़ करते हो, उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही एक लो डिग्निटी वाला काम है, डीह्यूमनाइजिंग वाला काम है। ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, इंसान की डिग्निटी पे जो है यहाँ पे वायलेशन होता है। उसके बारे में जो है पूरा आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो 1990s में शुरू हुई थी, और जिस मूवमेंट की वजह से सबसे पहले 1993 में हम लोग एक एक्ट लेके आए थे। उस एक्ट के तहत हम लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को ऐसे किसी भी आदमी को जो कि मैनुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठाता है, उसको ढोता है, ट्रांसफ़र करता है, उसको हम लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजर बोला था। और इस प्रैक्टिस को हम लोगों ने उस कानून के तहत इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन पता चला बाद में कई सारे ऐसे सर्वे हुए जिससे ये पता चलता है कि आज भी ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उसको किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार बोलने के बाद एक कमेटी वगैरह बनाई गई जिसमें कहा गया कि आज भी, ये 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, 2013 में दोबारा से ये पाया गया कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो कि लैट्रिन के गड्ढों को साफ़ करते हैं, जो सिटीज़ में जो कि जो सीवरेज होता है उसको साफ़ करते हैं। तो उसके बाद जो है 2013 में इसको जो है अमेंडमेंट किया गया, और इसमें ये कहा गया कि आज के बाद जो भी सीवरेज वगैरह की सफाई होगी वो पूरी तरह से मशीनों से होगी, इंसान उसकी सफाई नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है। तमिलनाडु का इन्होंने यहाँ पे खास एग्जांपल दिया। तमिल का कहना है कि तमिलनाडु में जो है, जैसे मान लो आप म्यूनसिपैलिटी को समझ लीजिए। अब म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनके लिए कोई खास वहाँ पे प्रोविज़न नहीं किया गया। सैनिटरी वर्कर्स को बेसिकली ऑफिस के बाहर खड़े रहना पड़ता है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, इसीलिए भी क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। पहली बात तो वो सैनिटेशन वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेट होता है। दूसरी बात कि वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। इवन तमिलनाडु के अंदर जब सफाई कर्मचारियों के लिए जॉब निकाली जाती हैं तो किसी पर्टिकुलर कास्ट को वहाँ पे
रेफ़र किया जाता है, उनको उनकी कम्युनिटी को बोला जाता है कि आप आइए और सफाई कर्मचारी बन जाइए। इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे हालत ख़राब है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कुछ सर्वे वगैरह किया, इन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं गार्बेज ट्रक्स के अंदर उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। उनके लिए जो है स्पेशल ऑटो या उसमें भी नहीं बिठाया जाता है, टेम्पो वगैरह में नहीं, गार्बेज ट्रक के अंदर वो चलने को मजबूर होते हैं। अगर गार्बेज ट्रक उनको नहीं मिलता है तो कई किलोमीटर तक उनको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उनको कोई लिफ्ट भी नहीं देता और सरकार की तरफ से तो बिल्कुल भी किसी तरह का सपोर्ट वहाँ पे होता ही नहीं। ठीक है, ऐसा जो है इन्होंने तमिलनाडु की सच्चाई बताई है। और सरकार ने देखिए अभी कुछ आंकड़े यहाँ पे पेश किए थे। सरकार का कहना है कि 1993 से लेके अभी तक 971 मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हो चुकी है, जिनमें से 300 से 400 की डेथ लगभग सिर्फ तमिलनाडु में ही हुई हैं। तो तमिलनाडु में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके वेलफेयर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरी तरफ हमारे पास जो है स्वच्छ भारत अभियान है और वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट अभी हमें नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये थोड़ा सा आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। और क्योंकि वल्नरेबल सेक्शंस वाला जो टॉपिक होता है हमारा एग्ज़ाम में, वल्नरेबल सेक्शन, चाहे वो वीमेन हों, मैनुअल स्कैवेंजर्स हों, चाहे वो लोअर कास्ट हो, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, या फिर वो किसी माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो चिल्ड्रन हों, चाहे वो दिव्यांग हों, ठीक है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो ओल्ड एज हों, इनके लिए हमारे यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। यूपीएससी बार बार यहाँ से सवाल पूछता है, इसीलिए ये थोड़ा आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं जिसको आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, आपका मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम लोगों ने करवाया है वो उतना ऑलरेडी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको आगे मैं बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम लोग अपना एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फाउंडेशन कोर्स लॉन्च अटेंड करना है तो ये वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जानकारी मैसेज करके पूरी तरह से ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी जो है आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। लिंक के ऊपर जाके आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आप कोई मेंस का आंसर लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेंस का आंसर भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपका मन करे तो लिख लेना। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो दैट द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज still persistent in society despite of having legislative measures। कमेंट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ओनली 150 वर्ड्स। इनका कहना है कि कानून के होते हुए भी सोसाइटी में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है, परसिस्टेंट है। उस पे जो है आपको यहाँ पे कमेंट करना है। तो करना कुछ नहीं, आपने पहले तो आपको प्रॉब्लम बतानी है, जो आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं छोटा सा आपको आंकड़ा बताना है जो कि इस समय सरकार ने बताया है, उससे को जो है इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप बताओगे कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रॉब्लम है इंडिया में क्यों परसिस्टेंट है, क्या कारण है। आप फिर वहाँ पे कानून भी बताओगे, जो कानून जो पास किए गए हैं, और फिर जो है आप वहाँ पे सॉल्यूशन भी बताओगे। ठीक है, ये जो है थोड़ी सी आपने 2-3 पार्ट में इस आंसर को लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा। ठीक ठाक लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। और आज ही इसके साथ हम लोग सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।